एसएससी की एग्जाम में राहुल को हर सवाल देखा देखा सा लगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही तो उसने ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पे लगाए थे। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, ओम बिरला एक बार फिर से बन गए हैं लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल क्या होता है, कैसे नियुक्त किए जाते हैं, पावर क्या होती हैं, क्यों इसको लेकर के अभी तक घमासान मचा हुआ था पक्ष और विपक्ष में। साथ ही साथ में विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी इस बार चुने गए हैं, तो विपक्ष का नेता जो चुना गया है उसको क्या क्या पावर मिलती हैं विपक्ष के नेता को लोकसभा में, इसको भी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। राहुल गांधी इस बार किस प्रकार से पावर लेकर के चलेंगे और किस प्रकार से हर मामलों में उनकी सहमति जरूरी होगी, इसको भी हम लोग आज की वीडियो में बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जानना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे, 26 जून का आज का ही है और अभी आज ओम बिरला जो है एक बार फिर से दोबारा से लोकसभा के स्पीकर चुने जा चुके हैं। ध्वनि मत से ये चुना गया है। दोस्तों, चौथी बार ये था जब किसी स्पीकर को ध्वनि मत से चुनना पड़ा, मतलब इसके लिए चुनाव हुआ। नहीं तो अभी तक एक आम सहमति से कोई एक सत्ता पक्ष खड़ा करता था, आम सहमति से उसे बना दिया जाता था स्पीकर, लेकिन इस बार चुनाव करना पड़ा। कुछ और भी अच्छी तस्वीरें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर राहुल गांधी जी और पीएम मोदी जी की दोनों लोगों के हाथ मिलाने की तस्वीर आई, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। फिर दोनों ने ओम बिरला जी को सीट पर ले जाकर के ये बिठाए, मतलब दोनों लोग ले गए साथ में और स्वागत किए उनका इस स्पीकर के सीट के लिए। तो ओम बिरला जी चुने गए हैं एक बार फिर से स्पीकर, लगातार दूसरी बार। ये अपना नया संसद भवन है और नया संसद भवन आप सब जानते हो पिछली बार से ही अडॉप्ट कर लिया गया था, इसमें कार्रवाइयां शुरू हो गई थी पिछले साल से ही। और यहाँ पर देखो नए 18वीं लोकसभा में पूरा का पूरा सदन यहीं पर चलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अपना लोकतंत्र का मंदिर डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस पर वीडियो तो आपको दी ही गई है समय समय पर। चलिए, तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि विपक्ष का मानना यह था कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दो, तब आप स्पीकर का पद अपने हिसाब से चुन सकते हो, नहीं तो हम लोग इसके लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा तो किए ये के सुरेश को, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त किए गए थे भर्तहरि महताब, उन्होंने इनका नामांकन रद्द कर दिया और फिर इनको ध्वनिमत से बना दिया गया स्पीकर। ठीक है, ये मामला हुआ था अभी इनको स्पीकर के पद पर चुनने के लिए, लेकिन ध्वनिमत जरूरी थी। जो उम्मीदवार विपक्ष ने खड़ा किया था इंडिया गठबंधन ने, वो कौन थे, और जो बीजेपी ने या कहे एनडीए अलायंस ने खड़ा किया था, उनके बारे में डिटेल यहाँ पर है। जैसे ओम बिरला जी दोस्तों पिछली बार ये थे ही लोकसभा के स्पीकर, लेकिन सबसे पहले 2014 में ये राजस्थान के कोटा से बने थे लोकसभा के सदस्य, पहली बार 2014 में बने। फिर 2019 में रिपीट हुए, कोटा बूंदी राजस्थान से ये सांसद हैं, इस बार भी चुने गए हैं। 41,773 वोटों से जीते हैं, 61 साल इनकी उम्र है, लॉ ग्रेजुएट हैं, राजस्थान में 3 बार विधायक हैं, 3 बार से लगातार सांसद हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को उन्होंने हराया हुआ है। वहीं अगर के सुरेश की बात करें तो केरल के मवेलिकारा से सीट से हैं, 10,000 वोट से जीते हैं, 62 साल इनकी उम्र है, लॉ ग्रेजुएट हैं और ये 4 बार अदूर सीट से और 4 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, विधायक 4 बार और 4 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की। तो इस बार तो इनको ध्वनिमत से चुना गया, के सुरेश को इन्होंने हराया। ठीक है, एक प्रकार से कहते हैं बिरला जी जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और आज तक के इतिहास में केवल और केवल कांग्रेस के बलराम झाखड़ जी जो हैं ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार लोकसभा के 5-5 साल का पूरा पूरा टर्म पूरा किया है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के स्पीकर के रूप में। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे वनडे एग्जाम्स वगैरह के लिए। बलराम झाखड़ इकलौते ऐसे व्यक्ति अभी तक इनसे पहले रहे, क्योंकि ओम बिरला तो अभी दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे, अभी 5 साल इनका पूरा थोड़ी ना हुआ है, इस बार केवल एक कार्यकाल पूरा किए हैं। बलराम झाखड़ 2 बार पूरा पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। तो चौथा इस बार मुकाबला था, चुनाव था 1952, 67 और 76 के बाद। अब यहां पर देखिए विपक्ष के नेता की बात करते हैं। राहुल गांधी जी इस बार आप जानते हो इंडिया अलायंस काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और 230 से प्लस इसके सांसद हैं यहाँ पर चुनकर आए हुए हैं। तो ऐसे में विपक्ष का नेता वाला जो क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अपने देखिए है क्या नियम कि विपक्ष के नेता के लिए 10% सीटें जो है
मिनिमम होना चाहिए विपक्ष पार्टी में, जिसकी मिनिमम 10% सीटें होगी लोकसभा में, उसे विपक्ष के नेता चुनने का अधिकार दिया जाएगा। अभी तक चूंकि कांग्रेस के 10% मिनिमम सीटें हो ही नहीं पा रही थी, इसीलिए 2 बार से एक्चुअल में विपक्ष का नेता नहीं था कोई। कहने वाली बात अलग थी, चलो ठीक है ये विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रूल था, जो सुविधाएं मिलनी होती थी, जो दर्जा मिलना होता था, वो नहीं मिल रहा था। इस बार पहली बार ये मिल रहा है, क्योंकि देखो अगर आप 543 जैसे टोटल सीटें हैं, 543 अगर टोटल सीटों की बात करें 543 की, तो इसका अगर आप 10% निकालोगे तो ये कितना हो जाता है 54.3, या कहें मान लो मोटा मोटा 55 सीट। पिछली बार 53 सीट थी 2019 वाले इलेक्शन में कांग्रेस की, और उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले इनकी 42 सीट के आसपास थी। तो यानी कि इस बार, और इस बार 99 सीट है, तो यानी कि दोनों बार ये 55 सीट नहीं पूरा कर पाए थे, इस वजह से विपक्ष के नेता का दर्जा किसी एक पार्टी को नहीं मिल रहा था। अब इसमें अलायंस वाला मत जोड़ने लगना, अलायंस जो है, गठबंधन जो है, वो कई पार्टियों का मेल होता है, तो कई पार्टियों को मिला करके 10% नहीं होना चाहिए, किसी एक पार्टी का 10% मिनिमम होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष में, उसका 55 नहीं था अभी तक सीट मिनिमम, इस बार उसका 99 सीट है, तो इस बार एक्चुअल रूप में वो विपक्ष का दर्जा पाए हैं, और इसीलिए इस बार के जो विपक्ष के नेता हैं वो है इंपॉर्टेंट। तो राहुल गांधी इस बार विपक्ष के नेता चुने गए हैं। अब इनको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी? इनको दोस्तों कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। मतलब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा 36 कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं, मतलब उनको शपथ दिलाई गई है, उनको मंत्रालय दिया गया है, तो उनको जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं विपक्ष के नेता को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष का नेता जो है ये एक प्रकार से पैरेलल गवर्नमेंट अपना वहां स्टेब्लिश करता है, जिसे कहते हैं वैकल्पिक सरकार। उसी पार्लियामेंट में वैकल्पिक प्रधानमंत्री, वैकल्पिक सरकार के रूप में ये चलाते हैं। अब आप कहोगे ये क्या है, ये नया सुन रहे हैं। देखो, एक तो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट होता है लोकसभा में, लेकिन विपक्ष जो होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, वो एक वैकल्पिक सरकार के रूप में वहां पर काम करता है। वो सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनमें आलोचनात्मक ढंग से सुधार करने की कोशिश करता है कि क्या चीजें होनी चाहिए, और मांगे जो है वो उठाता है। दूसरा चीज, विपक्ष के नेता को ये भी पावर होती है, उनको अलग से बंगला वगैरह भी मिलता है कैबिनेट मंत्रियों की तरह। साथ ही साथ ये भी पावर होती है कि जब भी कोई बड़ी नियुक्ति होती है, जैसे आप चाहे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हुई, या बड़े बड़े जो संगठन हैं, इसरो के डायरेक्टर की नियुक्ति, ऐसे बड़े बड़े संगठनों के नियुक्ति जो पैनल होती है, कमेटी होती है, आप सुने होंगे ना, कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने इन्हें नियुक्त किया। अक्सर मैं बताता हूं करंट अफेयर में कि कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा नियुक्त किया गया, तो वो कैबिनेट की जो नियुक्ति कमेटी होती है उसमें भी विपक्ष का नेता होता है। तो ऐसे में जो होता नहीं था, ये आरोप लगते थे कि अरे यार मनमानी ढंग से सीबीआई और ईडी को ऑपरेट कर रहे हैं, अध्यक्ष किसी को बना रहे हैं, किसी का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, उन सब में इनका हस्तक्षेप होगा, इनकी सहमति होगी। मतलब एक ही बेंच पर जब कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी बैठेगी, वहीं पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, वहीं पर बगल में राहुल गांधी बैठेंगे, वहीं पर बाकी और मेंबर्स रहेंगे नियुक्ति कमेटी के, और तब किसी को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये एक बहुत एक दिलचस्प वो होगा, चीजें होगी। दूसरी बात, जैसे कि शुरुआत अभी हो गई है, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और उसके बाद ओम बिरला जी को साथ में लेकर गए सीट तक बिठाने। तो ये अब ऐसा 5 साल तक अब देखने को मिलने वाला है हर एक नियुक्ति में। जैसे चुनाव आयोग का जब अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा तो उसमें भी आएंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये कि इनको सैलरी, वेतन भत्ता कैबिनेट मंत्रियों के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब इस बार का कार्यकाल, क्योंकि इस बार जो है और ज्यादा मोटे पावर के साथ वहां पर अच्छा संख्या बल के साथ विपक्ष खड़ा है, तो ऐसे में काफी पुरजोर तरीके से हर मामलों पर, हर मुद्दों पे बहस होगी, तगड़ी बहस होगी। कोई भी बिल इतनी आसानी से नहीं पास हो पाएगा, कोई भी बिल इतना जल्दी से फटाफट में नहीं पास हो पाएगा। चर्चा देखने को मिलेगी, और जब चर्चा देखने को मिलती है तो कुछ अच्छी ही चीजें निकल करके आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगभग सब कुछ मैं बता चुका हूँ। हाँ, विपक्ष के नेता को जो मान्यता मिली थी ये वर्ष 1977 में मिली थी, वैधानिक मान्यता। लेकिन ध्यान रहे, ये वैधानिक चीजें हैं। देखो, एक होता है संवैधानिक टर्म, एक होता है वैधानिक। संवैधानिक टर्म तब यूज किया जाता है जब कोई चीज, जब संविधान बन रहा था तब लाई गई हो, तब जब संविधान बन रहा था उसी समय जो कोई चीज अडॉप्ट कर ली गई होगी तो वो होगा संवैधानिक चीज। लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ी, उसके बाद चीजों को अडॉप्ट किया गया, तब वो होगा वैधानिक, ठीक है। जैसे नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। यहाँ पर वैधानिक मान्यता 1977 में मिली, क्योंकि संविधान तो भाई 1947 से बनना शुरू हो गया था। तो
1977 में वैधानिक मान्यता दी गई और इसमें कैबिनेट के मंत्री के बराबर वेतन भत्ता अन्य सुविधाएं मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये भी ध्यान रहे, ये संविधान में नहीं है, ये एक संसदीय संविधि में इसका वर्णन किया गया है। मतलब किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में आपको नहीं मिलेगा कि ये अनुच्छेद फला फला में संविधान का विपक्ष का नेता होना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, नियम कानून जो है ये संसदीय संविधि में, एक संसदीय संविधि होती है जिसके अनुरूप कुछ नियम कानून होते हैं, रूल बुक जिसे कहते हैं, उस रूल से संसद का चालन होता है। अब जैसे बहुत सारी चीजें परंपरागत रूप से चलती हैं, आप कल या परसों में 2-3 बार सुन रहे होगे ये चीजें कि परंपरा ये है, इसकी परंपरा नहीं है, उसकी परंपरा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो परंपरागत ढंग से चलती हैं। जैसे जैसे आपको अभी प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने बताया था। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो नवनिर्वाचित लोकसभा आई रही होती है, जो नवनिर्वाचित तरीके से सभी सदस्य आए रहते हैं, उनमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य रहता है। अब वरिष्ठ मतलब ये नहीं कि किसी बुढ़ऊ दादा को उठा लिया जाए। वरिष्ठता का मतलब जो ज्यादा बार वहां ज्यादा समय तक सदन में रहा हो, ज्यादा बार लोकसभा में सदस्य बनकर आया रहा हो, वो होगा ज्यादा वरिष्ठ। ठीक है, तो अब जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ हो, सबसे ज्यादा बार जीता रहता है, तो अमूमन देखा जाता था उनमें से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता था। वो प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाता था, ये होता था। इस बार जब भर्तृहरि महताब को आगे किया बीजेपी ने, तो भर्तृहरि महताब 7 बार के सांसद हैं और उधर से विपक्ष ने कहा कि यार हमारे वाले को क्यों नहीं किए, हमारे वाले तो 8 बार जीत करके बैठे हुए हैं। तो उस पर भी हंगामा देखने को मिला। ठीक है, लेकिन चूंकि कहीं कोई रूल नहीं है इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ, भर्तृहरि महताब फाइनली प्रोटेम स्पीकर चुने गए। क्योंकि भाई जहां पर मतलब सत्ता पक्ष है, मैक्सिमम तो लास्ट में जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसी का सुना जाएगा। तो ऐसे में भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने और प्रोटेम स्पीकर का मात्र काम यही होता है कि जो नवनिर्वाचित सदस्य आए रहते हैं उनको शपथ दिलाना। एक दिन में हो जाए तो एक दिन, 2 दिन में हो जाएगा तो 2 दिन में शपथ दिलाना, बस उसका कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो 2 दिनों में सबको शपथ दिलाई गई। उसके बाद उसका ही काम होता है, क्योंकि सबको एक समान रूप से शपथ दिलाया, फिर उसी का काम होता है स्पीकर को चुनना। मतलब ये ध्वनि मत जो कराया गया ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा कराया गया, तो इनके द्वारा ये कराया गया। ठीक है, अब आपको आई होप बहुत कुछ समझने को सीखने को मिल गया होगा इस वीडियो से। तो ये सी बातें, अगर आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ई बुक डिजाइन की गई है 1100 प्लस क्वेश्चन की, विद एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर माध्यम में, सब कुछ डिटेल के साथ। A4 साइज में है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, कलरफुल डिजाइन के साथ है। जहां पर बायोलॉजी में फिगर्स की जरूरत है वहां फिगर के तरीके से समझाया गया है, जहां पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल की जरूरत है न्यूमेरिकल बताया गया है, जहां केमिस्ट्री में फॉर्मूला की जरूरत है वहां फॉर्मूला के साथ समझाया गया है। तो ये ई बुक आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर मिलेगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, यहाँ पर आपको QR कोड दिया जाएगा, उस QR कोड पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद ही आपको ई बुक भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने किसी साथी को अगर समझाना चाहते हो कि कैसे क्या नियुक्ति होती है, कैसे क्या कुछ होता है, तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।